बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का नया लेक्चर और इस लेक्चर में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से पीवाईक्यू। पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे, देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन से ऐसे क्वेश्चन से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो बच्चों क्वेश्चन करने से पहले एक दो चीजें मैं आपको क्लियर करूं, कुछ थ्योरी भी मुझे आपको बतानी है। तो चलो पहले हम क्वेश्चन करने से पहले हम आते हैं कुछ थ्योरी पे। तो आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को करने से पहले हम आते हैं कुछ थ्योरी पे। तो मैंने आपको कल वियोजन वाली कंडीशन के अंदर वन हाफ गुणांक के बारे में बताया। वन हाफ गुणांक वियोजन के दौरान आई जो है वो 1 से ज्यादा होता है, ये मैंने आपको बताया। तो वियोजन के दौरान वन हाफ गुणांक 1 से ज्यादा होता है। अब इसके दो भाग कर लिए हमने, प्रबल विद्युत अपघट्य और एक हमने लिख दिया दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य में आई का मान जो होता है वो विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या के बराबर है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। कितना होता है 1 से ज्यादा, ये निर्भर करेगा उसके वियोजन की मात्रा अल्फा पर। याद करो मैंने कल अल्फा पाया था, अल्फा की मात्रा वियोजन की मात्रा पर निर्भर करेगा। अच्छा दूसरा क्या है वियोजन के बाद दूसरा होता है बेटा इसमें विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य के लिए मैंने बताया था विद्युत अनपघट्य जो होते हैं उनके लिए आई का मान जो है वो 1 के बराबर होता है। विद्युत अनपघट्य के लिए आई का मान 1 के बराबर होता है, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया आदि आदि। तो ये मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं। आज हम बात करेंगे बच्चों संयोजन की। संयोजन के मामले में संयोजन के दौरान या संगुणन के दौरान बेटा आई का मान क्या होता है हमें ये देखना। तो देखो संगुणन के दौरान आई जो होता है बेटा वो 1 से कम होता है, आई का मान 1 से कम होता है। ठीक है, चलो एक संगुणन की अभिक्रिया देखते हैं, जैसे कि मान लो C6H5COOH या CH3COOH। CH3COOH जो है वो बेंजीन में बच्चों क्या करता है, बेंजीन के अंदर बच्चों संगुणन करता है। क्या करता है, संगुणन करता है। संगुणन मतलब कि अणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो होता क्या है बच्चों, CH3COOH के जो दो अणु हैं ये आपस में हाइड्रोजन बंध के कारण ये एच बंध के कारण CH3COOH के दो अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं। तो CH3COOH के दो अणु संगुणित होकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं संगुणन। और संगुणन में बच्चों प्रारंभ में आपने ये 1 मोल लिखा, तो प्रारंभ में तो सीधी सी बात है 0 होगा, शुरुआत में 0 होगा। इसको ऐसे समझो यार कि मार्केट से आप दूध लेकर के आए। अब मार्केट से दूध लेकर के आए 1000 ग्राम, तो ऐसा थोड़ी ना कि मार्केट से दूध 1000 ग्राम लेकर के आए, जैसे दूध लेकर के आए लाते ही दही बन गया। तो अगर शुरुआत में आप 1000 ग्राम दूध लेकर के आए हो तो प्रारंभ में 1000 ग्राम दूध ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि लाते ही भैया जैसे दूध का दूध तुरंत दही बन गया। नहीं, कुछ समय पश्चात थोड़ी देर बाद क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, इसकी कुछ मात्रा इसमें से मान लो बीटा मात्रा इसकी बदल जाएगी, इसके द्विलक संगुणित हो जाएगी, तो इसकी बीटा मात्रा हो जाएगी बेटा संगुणित कुछ समय बाद। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 है तो ये कितना है 1, और अगर यहाँ पर ये 2 है तो ये 1, तो इसको अगर मान लो मैं बीटा लिखता हूँ तो ये हो जाएगा बीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर ये 2 है, 2 का आधा 1, तो बीटा का आधा बीटा बाई 2। बात समझ में आई? बीटा का मतलब है बच्चों यहाँ पे संगुणन की मात्रा। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे जितना गुणांक है उसका आधा यहाँ पे होगा, यहाँ पे जितना गुणांक है उसका आधा यहाँ पे होगा, ये ध्यान रखना। अगर एक में से 0.2 रुपया उत्पाद में चला गया तो यहाँ पे 0.2 का आधा हो जाएगा। अगर ये 2 है तो 2 का, ध्यान से देखो बेटा ऐसा क्यों हो रहा है सुनना, अगर ये 2 है तो 2 का आधा कितना है 1, 2 का आधा 1 है। तो अगर इसने बीटा अणु को उत्पाद में बदलने की कोशिश की तो बीटा का आधा बीटा बाई 2 हो जाएगा। ये होती है बच्चों संगुणन की मात्रा। तो अब कुछ समय बाद टोटल अणु या मोल कितने हो गए पानी में, टोटल अणु या मोल कितने हो गए पानी में कितने हो गए 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस बीटा बाई 2, ये हो जाएगी कुछ समय बाद मोल। चलिए, तो आई का फॉर्मूला होता है प्रयोग द्वारा प्राप्त मोल बटा सैद्धांतिक मोल। चलो प्रयोग द्वारा प्राप्त मोल का मतलब होता है विलायक में घोलने के बाद मोल। बेंजीन में घोलने के बाद मोल कितने आ गए, ये बेंजीन में घोलने के बाद मोल आ गए, ये आ गए 1 माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय सैद्धांतिक मोल। घोलने से पहले मोल कितने, बेंजीन में घोलने से मोल पहले मोल कितने 1, 1 माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा आई का मान। इसका मान हो जाएगा आई का मान। आई यहाँ पे संगुणन में ऐसे क्या करते हैं, तो ध्यान रखना आई का मान जो है वो 1 से कम है। कितना देखो 1 माइनस बीटा बाई 2, तो आई का मान 1 से कम है, 1 से कम। और वियोजन में आई का मान 1 से ज्यादा होता है। याद करो कल मैंने एसिटिक एसिड को पानी में घोला था, तो एसिटिक एसिड को पानी में घोलने पर आई का मान 1 प्लस अल्फा 1 से ज्यादा प्राप्त होता है। एसिटिक एसिड जब पानी में जाएगा तो वियोजित होगा, क्या होगा वियोजन, क्या होगा भैया वियोजन। और एसिटिक एसिड जब बेंजीन में जाएगा तो संगुणन होगा। एसिटिक एसिड जब बेंजीन में जाएगा तो संगुणन होगा, क्या होगा संगुणन, मतलब कि आई का मान 1 माइनस बीटा बाई 2। तो देखो 1 से ज्यादा, यहाँ पे आई का मान जो है वो 1 से ज्यादा, यहाँ पे आई का मान 1 से कम, आई का मान 1 से कम, आई का मान 1 से ज्यादा। तो संगुणन में आई का मान 1 से कम होता है, वियोजन में आई का मान 1 से ज्यादा, ये ध्यान रखना। तो ये सारी बात है। अच्छा अब बच्चों वन हाफ गुणांक मिलने के पश्चात अब आपको क्या करना है, हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला है वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, जिसका फॉर्मूला है PA0 माइनस PS बटा PA0 बराबर
आई इंटू एन बटा आई इंटू एन प्लस कैपिटल एन। ध्यान रखना बच्चों, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप वाष्प पदार्थ में सापेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला उपयोग करेंगे तो आई का गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया विलायक में घोलने के पश्चात हो सकता है पदार्थ का क्या हो जाए, वियोजन हो जाए। विलायक में घोलने के बाद हो सकता है पदार्थ का क्या हो जाए, संगुणन हो जाए। पदार्थ का वियोजन और संगुणन होने के पश्चात कणों की संख्या विलायक में बदल जाती है, कणों की संख्या विलायक में बदल जाती है, और कणों की संख्या विलायक में बदल जाती है, इसीलिए मोल की संख्या भी विलायक में बदल जाएगी। कितने गुना से बदल जाएगी? आई गुना से बदल जाएगी, आई गुना से बदल जाएगी, आई गुना से विलायक बदल गए, आई गुना से विलायक बदल गए। ये हो जाएगा वाष्प पदार्थ में सापेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला। चल दूसरा हमने क्या बताया, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीवी। इसका फॉर्मूला में क्या पता, केबी इंटू एम, क्या पता केबी इंटू एम। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि क्या पता विलायक में जाने पर वियोजन हो जाए, क्या पता विलायक में जाने पर संगुणन हो जाए। तो विलायक में जाने पर संगुणन कितना होता है, वियोजन कितना होता है, उसके आधार पर यहां हम आई का गुणा करेंगे। इसी प्रकार से हिमांक में अवनमन, इसका फॉर्मूला है भैया डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। क्लियर? अब यार हमें नहीं बताना कि पानी में जाने पर संगुणन होगा या वियोजन होगा, मतलब कि पानी में जाने पर मोल की संख्या बदल जाएगी, और अगर मोल की संख्या बदल गई, अगर विलय के मोलों की संख्या बदल गई तो निश्चित तौर पर मोलता बदल जाएगी, और मोलों की संख्या कितने गुणांक से बदलेगी, उसको हम बोलते हैं वांछा गुणक। तो आई से इसका मल्टीप्लाई कर दो। इसी प्रकार से चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है परासरण दाब। परासरण दाब पाई जो है उसका मान है आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। तो ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4। इन चारों के अंदर आपको जब भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना हो तो चारों के लिए आपको आई का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा? आई का गुणा करना पड़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन करेंगे अब आई का गुणा किए बिना क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये है बच्चों पूरी की पूरी थ्योरी वांटा गुणा की। अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे। ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज्यादा समय नहीं लिया होगा इस चैप्टर को समाप्त करने में, क्योंकि हमारे पास बच्चों समय कम है और सिलेबस बहुत सारा है, तो इसलिए जरूरी है कि भैया हम इन चीजों को टाइम पर फिनिश करें। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पे आते हैं। निर्जल CaCl2 का 5% विलीन 0 डिग्री सेल्सियस पर 15 एटमॉस्फेयर का परासरण दाब उत्पन्न करता है, तो CaCl2 के वियोजन की मात्रा क्या होगी, ये बताना। अब देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है और क्या क्या पूछा गया है वो मैं आपको बताना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या देखा है, 15 एटमॉस्फेयर का परासरण दाब, मतलब कि पाई का मान आपको कितना देखा, पाई का मान आपको देखा, परासरण दाब का मान देखा आपको 15 एटमॉस्फेयर। कितना देखा? 15 एटमॉस्फेयर। हमें ज्ञात क्या करना है, वियोजन की मात्रा, मतलब कि वियोजित हो रहा है, आयनों में टूट रहा है। वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी तो आयनों में टूट रहा है, अल्फा ज्ञात करना है। एटमॉस्फेयर में हमको प्रेशर देखा है, ठीक है, और हमको साथ ही साथ टेम्परेचर देखा है। टेम्परेचर कितना दिया? टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 273.15 केल्विन, या लगभग लगभग मैं इसको 273 केल्विन लिख सकता हूँ। टेम्परेचर को मैं 273 केल्विन लिख सकता हूँ, परासरण दाब 50 एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं। वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी। चलो 5% विलीन, बेटा जब भी आपको कोई हिंट ना हो ना, समझ जाना ये W/V परसेंटेज देखा है। ये जो प्रतिशत देखा ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत देखा है। क्या देखा है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये W/V प्रतिशत कितना दिया है? 5%। कितना दिया है? 5%। इसका मतलब होता है, चलो इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा, तो इसका मतलब मैं पहले ही बताया था। इसका मतलब बेटा 5%, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100, तो 100 मिलीलीटर आयतन में, 100 मिलीलीटर आयतन में कैल्शियम क्लोराइड के द्रव्यमान कितने हैं? 5 ग्राम। कैल्शियम क्लोराइड के द्रव्यमान कितने हैं? 5 ग्राम। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो 5% का 5% W/V का मतलब है, ये तो होता है ग्राम और ये होता है आयतन। 100 मिलीलीटर आयतन में कितने ग्राम है? 5 ग्राम CaCl2 की उपस्थिति। टेम्परेचर दे रखा है, परासरण दाब दे रखा है, हमको क्या ज्ञात करना है? वियोजन की मात्रा। चलो मुझे याद करना है वियोजन की मात्रा। क्या ज्ञात करना है? वियोजन की मात्रा। चलो वियोजन की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं सभी बच्चे यहाँ देखेंगे। इसको वियोजित करो, इसका वियोजन कैसे होगा देखो, इसका वियोजन, वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी हो तो वियोजन करना पड़ेगा। तो कैल्शियम पे प्लस दो, और क्लोरीन कितने? क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2Cl-। कई बार बच्चों के साथ समस्या क्या होती है, इनको वियोजन कैसे होता है ये करने नहीं आता। तो वियोजन कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि कैल्शियम पे प्लस में 2 आवश्यक, और यहाँ पे क्लोरीन कितने? क्लोरीन यहाँ पे 2 है ना, 2Cl- हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2Cl-। मतलब कि अब देखो कैसे आएगा, प्रारंभ में अगर इसके 1 मोल है, प्रारंभ में कितना होता है? 0 होता है। चलो कुछ समय बाद, मतलब कि आफ्टर सम टाइम, तो मैं लिख देता हूँ कुछ देर बाद। कुछ देर बाद क्या होगा, मैंने आपसे क्या बोला, शुरुआत में मार्केट से दूध लेकर क्या होगा, 1000 ग्राम होगा। कुछ समय बाद दही में बदलेगा, तो कुछ समय बाद दही में कितना बदलेगा? थोड़ा कुछ बदलेगा, अल्फा बदलेगा, बीटा बदलेगा, कुछ थोड़ा बदलेगा। तो मान लेते हैं कि एक में से अल्फा चले जाएंगे उत्पाद, मान लेते हैं एक में से अल्फा आयन में चलेगा। तो अगर एक में से अल्फा कैल्शियम प्लस 2 आयन मिलते हैं तो दुगुने क्या मिलेंगे? दुगुने मिल जाएंगे क्लोराइड आयन। अल्फा अगर मिलते हैं कैल्शियम, तो अगर ये 1 है तो ये है 2, इसका दुगुना मिलेगा। ये अल्फा मिलेगा तो ये 2 अल्फा मिलेगा। क्लियर? चलो अब यहाँ से हम आई का मान निकालेंगे। हमें वियोजन की मात्रा निकालनी, हमें अल्फा ज्ञात करना। हमें प्रश्न में बोला गया है अल्फा कितना होता है, वियोजन की मात्रा कितनी है बताइए। वियोजन की मात्रा ज्ञात करने का फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आई बराबर क्या होता है देखो, विलायक में घोलने के कुछ देर बाद मोल डिवाइडेड बाय, इसको हम बोलते हैं प्रेक्षित मोल। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेक्षित मोल। और नीचे आ जाएगा सैद्धांतिक मोल। सैद्धांतिक मोल का मतलब विलायक में घोलने से पहले मोल। चलो तो आई का मान कितना आ जाएगा, विलायक में घोलने के कुछ देर बाद कितने मोल देखो, 1 माइनस कितने मोल देखो, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। विलायक में घोलने के बाद कितने मोल है, इन सबको जोड़ दो, अल्फा से अल्फा जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा रह जाएगा। कितना जाएगा? 1 प्लस 2 अल्फा। यहाँ पे विलायक में घोलने के बाद 1 प्लस 2 अल्फा मोल। बेटा सैद्धांतिक मोल, सैद्धांतिक मोल का मतलब होता है प्रारंभिक मोल। कौन से मोल? प्रारंभिक मोल। चलो प्रारंभिक मोल कितने हैं? प्रारंभिक मोल विलियन में 1 है, तो भैया ये हो जाएगा 1, मतलब कि टोटल आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। तो आई का मान होगा 1 प्लस 2 अल्फा। अब यदि अगर मुझे आई मिल जाता है तो मैं वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकता हूँ। मुझे क्या ज्ञात करना है?
अल्फा। मुझे अल्फा ज्ञात करना है और ये अल्फा मैं आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ यदि मुझे आई का मान प्राप्त हो जाए। चलो आई का मान कहां से आएगा, देखो परासरण दाब दे रखा है, बहुत बढ़िया। सांद्रता हमको देखिए, हाँ ये देखिए सांद्रता, बहुत बढ़िया। गैस स्थिरांक, विलियम स्थिरांक का मान हमको पता है, और टेम्परेचर हमको पता है। और मैंने आपसे क्या बात बोली, अब यदि अगर मैं परासरण दाब का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तो निश्चित तौर पर आई का मल्टीप्लाई करके फिर इसका इस्तेमाल करूंगा। परासरण दाब का फॉर्मूला हमेशा मैं आई इंटू सीआरटी का इस्तेमाल करूंगा। तो चलो परासरण दाब कितना, 15 एटमॉस्फेयर। अच्छा इस फॉर्मूले में मैं लिख सकता हूं आई इंटू सांद्रता, क्या होती है, सांद्रता होती है विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अनुभार। सुनना बेटा ध्यान से, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अनुभार। ये सांद्रता जो है ना बेटा, ध्यान रखना सांद्रता यहाँ पे यहाँ लिखता हूं मैं प्रश्न में, यहाँ कहां लिखे, चलो मैं यही लिखता हूं, चलो यही लिखता हूं बेटा। ये सी हमेशा मोलरता में होना चाहिए, एक बात ध्यान रखना, ये सी हमेशा मोलरता में होना चाहिए। मोलरता बराबर क्या होती है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अनुभार, विलियन का मिलीलीटर में आयतन और ऊपर आ जाएगा 1000, क्या आ जाएगा भैया 1000, चलो इनटू आर इनटू टेम्परेचर। क्लियर। चलो अब यहाँ पे पाई का मान कितना होगा, पाई बराबर आ जाएगा आई, आई कितना है, आई कितना है 1 प्लस अल्फा। चलो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा, बहुत बढ़िया, इनटू ये कितना है, आई का मान आ गया ये W बटा MW वॉल्यूम इन मिलीलीटर 1000 इंटू आर इंटू टी, ये आ जाएगा। चलो तो पाई का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा एक चीज ये सब हो गया। चलो ये फॉर्मूला गया। अब देखो पाई का मान कितना है, पाई का मान है 15 एटमॉस्फेयर, पाई का मान क्या 15 एटमॉस्फेयर, पाई का मान होता है 15 एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छी बात है। 1 प्लस 2 इंटू अल्फा, बहुत बढ़िया, इनटू ग्राम में मात्रा, ग्राम कितना है, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है 5 ग्राम, तो ये आ जाएगा 5 ग्राम डिवाइड बाय अनुभार, कैल्शियम क्लोराइड का अनुभार। चलो कैल्शियम क्लोराइड का अनुभार, कैल्शियम क्लोराइड का अनुभार, कैल्शियम का है 40 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, कितने क्लोरीन है 2 क्लोरीन है, यहाँ से कितना आएगा 40 प्लस 71 111, हाँ गुरुजी 111 ग्राम, यहाँ आ जाएगा 111 ग्राम इनटू W बटा MW आ गया, इनटू 1000 बटा 20 मिलीलीटर। चलो 1000 तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 बटा वॉल्यूम मिलीलीटर में, वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर आयतन, ये रहा वॉल्यूम 100 मिलीलीटर आयतन इनटू आर का मान। अब एक बात ध्यान रखना, ये अगर एटमॉस्फेयर में है तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर की एक इकाई है 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, जूल में। आर की दूसरी इकाई जो बनती है, आर का दूसरा मान जो बनता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। मैं काम करता मैं लिख लेता हूं यार, यहां लिखो देखो, आर का एक वैल्यू तो है 0.8314 जूल पर केल्विन पर मोल, आर का दूसरा वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और आर का तीसरा वैल्यू है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये तीसरा वैल्यू। हमें यहाँ पर पाई का जो मान देखा है वो एटमॉस्फेयर में देखा है, किसमें देखा है एटमॉस्फेयर। अगर ये एटमॉस्फेयर में है तो मैं कौन सी इकाई इस्तेमाल करूं, बताओ कौन सा मान यूज करूं। अगर ये एटमॉस्फेयर में है तो मैं यहाँ पर ये वाला मान यूज करूंगा एटमॉस्फेयर वाला 0.0821, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0821 इनटू टेंपरेचर कितना है, टेंपरेचर 273 केल्विन, यहाँ पे टेंपरेचर आएगा 273 केल्विन, क्या आएगा 273 केल्विन। बात करें बस। अब देखो ये सारी वैल्यू दे रखी है, क्या यहाँ से हम अल्फा ज्ञात नहीं कर सकते, 15 दे रखा है, 1 प्लस 2 अल्फा दे रखा है, 5 बटा 111 दे रखा है, 100 से ये 1000 भी काट दो तो ये आ जाएगा। अच्छा और एक चीज, अगर आप चाहो ना, आप चाहो तो ये इसकी जगह आप लगभग 1 बटा 12 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 0.0821 जो है ना इसको 1 बटा 12 लिख सकते हैं। जब 1 बटा 12 को सॉल्व करोगे, जब 1 बटा 12 को सॉल्व करोगे तो ये संख्या प्राप्त होगी, 1 बटा 12 को ये भी लिख सकते हो और इसको 1 बटा 12 लिख सकते हो। तो आप चाहो तो आप इसकी जगह 1 बटा 12 भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप 1 बटा 12 भी लिख सकते हो, 1 बटा 12 भी लिख सकते हो। 1 बटा 12 इंटू 273 10 आ जाएगा, 5 बटा 111 1 प्लस 2 अल्फा और ये 50। बस इससे यहाँ पे 15 को इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 5 या 15 3 आ जाएगा, यहाँ से आप अल्फा का मान निकाल सकते हो। इस तरह से बच्चों वियोजन की मात्रा यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, एक क्वेश्चन है लेकिन काफी लेंदी है और अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आने का चांस है भी और हो सकता है लेंदी क्वेश्चन है तो ना भी आए, लेकिन हाँ पूरा चांस है ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना। तो ये आपको बेटा ध्यान रखना, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको परासरण दाब दे रखा है, आपको टेंपरेचर दे रखा है, आपको 5% कंसंट्रेशन दे रखी है, वियोजन की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। क्लियर। तो CaCl2 का मैंने क्या कर दिया, वियोजन करूंगा तो ये समीकरण बन गई, वियोजन के कुछ देर बाद कितने आएंगे मोल 1 प्लस 2 अल्फा, तो आई का मान हो जाएगा वियोजन के कुछ देर बाद कितने मोल है 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा, ये हो जाएगा आपका आई, ठीक है। यहाँ पे आई की जगह आप क्या 1 प्लस 2 अल्फा, W बटा MW 1000 बटा 20 मिलीलीटर, RT तो RT यहाँ पाई आ जाएगा। पाई का वैल्यू कितना है, पाई है 15 एटमॉस्फेयर, 15 एटमॉस्फेयर 1 प्लस 2 अल्फा, W कितना 5 ग्राम, कैसे आया 5% का मतलब होता है 100 मिलीलीटर आयतन में CaCl2 ग्राम कितने 5 ग्राम, इसका मतलब है 5 ग्राम विलेय उपस्थित 5 ग्राम आ गया। MW अनुभार, अनुभार कैसे निकालोगे, अनुभार यहाँ पे इसको योग करके निकाल सकते हो 111। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ जो सांद्रता है ये मोलरता में होती है हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सांद्रता जो है ये मोलरता में होती है, क्लियर। ये आपका कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बस बाकी तो वैल्यू को अल्फा का माना जाए। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, नोट करना सकते हो नोट कर लो, क्लियर यहाँ तक की बात। चलो अब बात करते हैं आगे की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को रीड करो। CaCl2 विलयन के 20% वेट बाय वॉल्यूम ग्राम बटा मिलीलीटर, इसको भी हम बोलते हैं W बटा V प्रतिशत, ये भी क्या है W बटा V प्रतिशत। 0 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब पाई ज्ञात करना भैया, माना आयनीकरण 100%, 100% आयनों में टूट जाता है। चलो हमको परासरण दाब क्या करना है, परासरण दाब बराबर होता है हमेशा I का गुणा करके ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, बात समझ में। चलो अब हम एक एक करके सारी चीज देखेंगे। सबसे पहले कंसंट्रेशन, सांद्रता कितनी है, सांद्रता हमेशा किसमें निकालते हैं मोलरता में, मोलरता क्या होती है W बटा MW इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर में और ऊपर आ जाएगा 1000 आएगा। 20% W बाई V का मतलब है 100 मिलीलीटर आयतन में 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है। विलेय की मात्रा कितनी 20 ग्राम, तो विलेय की मात्रा यहां से आ जाएगी 20 ग्राम,
कैल्शियम क्लोराइड कितना है, कैल्शियम क्लोराइड का अनुभार कितना है, एमडब्ल्यू, एमडब्ल्यू मतलब क्या अनुभार, कैल्शियम क्लोराइड का अनुभार कितना है, कैल्शियम क्लोराइड का अनुभार कितना है, क्या लिखा 111, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया अनुभार 111 इनटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है भैया 100 मिलीलीटर, यहाँ लिख लो आप 100 मिलीलीटर, ऊपर क्या आ जाएगा 1000 10, चलो तो ये कितना बन गया, ये सांद्रता बन गई 20 बटा, ये कितना देखो सांद्रता 200 बटा 111 मोल प्रति लीटर आ गया। चलो सांद्रता वो आ गई, चलो भैया सांद्रता आ गई। आर का मान क्या होगा ये देखना, दाब जो होता है बच्चों, परासरण दाब, ये कोशिश करना एटमॉस्फेयर में निकालने की, क्योंकि परासरण दाब या दाब की जब हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में निकल जाता है, और एटमॉस्फेयर में दाब निकालने के लिए आपको ये इकाई का इस्तेमाल करना होगा 0.0821, आप ये लिख सकते हो 0.20 इकाई, आप ये लिख सकते हो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, इसको हम लगभग 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल भी लिख सकते हैं, ये आर का मान हो जाएगा। अच्छा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में हम लिखते हैं लगभग अभी बताया 273 केल्विन, लगभग लिख सकते हैं, ठीक है। तो सी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, आई का मान, चलो आई क्या होगा, CaCl2 के लिए आई निकालना, बहुत बढ़िया। अब देखो CaCl2 का आयनीकरण कैसे होता है ये मैं बताया था, कैल्शियम प्लस 2 क्लोरीन माइनस, यही से तुमको आई मिलेगा। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये 100% आयनिक होता है, ये 100% किसमें टूट जाता है, आयनों में, और जब भी कोई पदार्थ 100% आयनों में टूट जाए तो उसे बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। याद रखना बच्चों, जब भी कोई पदार्थ 100% आयनों में टूट जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। जब भी कोई पदार्थ 100% आयनों में टूट जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, और प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान जो होता है वो वही होता है जितने की उसके आयनों की संख्या होती है, ये एक आयन और ये दो आयन, 1 + 2 3 आयन यहाँ पर हो जाएंगे, बात क्लियर। तो आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा। चलो आई का मान 3 आ गया, चलो अब यहाँ पे परासरण दाब कितना है, देखो आई का मान है 3, सांद्रता सी, सांद्रता सी कितनी है 200 बटा 111, 200 बटा 111 इंटू आर, आर कितना है 1/12, ये हो जाएगा 1/12, टेम्परेचर कितना 273, ये आ जाएगा 273। यहाँ से आप परासरण दाब को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ये आपको ही करनी है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ही करनी है, एग्जाम में भी नहीं होगा, आप इसको कर लेना, इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसको नोट करना तो नोट कर लो फटाफट जल्दी से, क्लियर यहाँ तक क्यों। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, H2O में विद्युत अपघट्य AB2 सामान्य मोलर द्रव्यमान है 164 के लिए वियोजन की मात्रा प्रतिशत की गणना करो, वियोजन की प्रतिशत मात्रा, अल्फा हमको प्रतिशत में ज्ञात करना है यदि प्रक्षिप्त मोलर द्रव्यमान 65.6 हो तो। चलो हमें यहाँ पर क्या क्या देखा, देखो हमें यहाँ पर देखा प्रेक्षित मतलब कि प्रयोग द्वारा प्राप्त मोलर द्रव्यमान, बहुत बढ़िया, कितना देखा है 65.6, बहुत अच्छी बात है। और हमें दूसरा देखा है सामान्य मोलर द्रव्यमान, ये देखा है 164, बहुत अच्छी बात है, चल बहुत बढ़िया। और हमें ज्ञात क्या करना है, अल्फा ज्ञात करना है, ठीक है, किसका AB2 का। यदि AB2 इसका मुझे अल्फा ज्ञात करना है तो मुझे इसका क्या करना होगा, वियोजन, क्या करना होगा, वियोजन। अब कई बच्चे बोलते हैं सर वियोजन करना है या संगुणन करना है, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो ध्यान रखना बच्चों, विद्युत अपघट्य जो होते हैं ना, विद्युत अपघट्य का हमेशा क्या होता है बच्चों, वियोजन। अगर आपको विद्युत अपघट्य दिए गए हैं तो ध्यान रखना इसका सदैव वियोजन होगा, तो हमें इसका करना है वियोजन। वियोजन कैसे होगा, देखो AB2 लिखा है ना, देखो AB2 को तोड़ना कैसे बेटा, इधर देखना, ठीक है। बचपन में आपने मेथड पढ़ा होगा, क्रॉस कर दो, इस 2 को यहां क्रॉस कर दो और इस 1 को यहां क्रॉस कर दो, अगर ये 2 क्रॉस होकर के A पर जाएगा तो A + 2, और ये 1 क्रॉस होकर के B पर जाएगा तो B पर -1। आगे वाला सामान्यतया प्लस में होता है और पीछे वाला माइनस में होता है, तो क्या बन गया A + 2 और B -1। A + 2 की संख्या कितनी है 1, B - 1 की संख्या कितनी है 2, तो B - 1 जो है वो 2 हो जाएंगे, 2 और A + 2 कितना 1, तो 1 हो जाएगा, बात क्लियर। ये हो गया भैया इसका वियोजन। चलो अब वही गणित लगानी हमको जो अभी तक लगाते आए हैं, प्रारंभ में ये 1 है तो ये हो जाएगा 0 0, कुछ देर बाद ये 1 - अल्फा, अगर ये 1 है तो ये 1 मिलेगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा मिलेगा, और अगर ये 1 है तो ये 2 मिलेगा, तो ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा मिलेगा, मतलब कि आई क्या हो जाएगा, आई का मतलब हो जाएगा 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा। विलियन में घुलने के बाद मोल, विलियन में घुलने के कुछ देर बाद कितने मोल आ जाएंगे ये सब, और प्रारंभ में कितने मोल, सैद्धांतिक मोल कितने हैं, तो ये आ जाएगा आई का मान कितना हो जाएगा, -अल्फा प्लस अल्फा गए तो 1 + 2 अल्फा, ये हो जाएगा आई का मान। और आई का एक फॉर्मूला और भी होता है बेटा, पता है क्या आपको क्या होता है, आई का एक फॉर्मूला और होता है बेटा, चलो मैं बताता हूं। अनुभार के क्रम में एक फॉर्मूला और है, आई का एक फॉर्मूला और है बेटा, सामान्य या सैद्धांतिक अनुभार डिवाइडेड बाय प्रयोग द्वारा प्राप्त अनुभार इक्वल कितना हो जाएगा, सैद्धांतिक या सामान्य अनुभार कितना, देखो 164 डिवाइडेड बाय प्रयोग द्वारा प्राप्त अनुभार कितना है 65.6। यहां से आ जाएगा बच्चों आपका आंसर 1 + 2 अल्फा आई के बराबर, तो ये पूरा मान किसके बराबर 1 + 2 अल्फा के बराबर, तो 1 + 2 अल्फा बराबर 164 डिवाइडेड बाय 65.6। इस फॉर्मूले से मैं बेटा क्या ज्ञात कर सकता हूं, अल्फा वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकता हूं। इस तरीके से हम वियोजन की मात्रा यहां पे ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना ये जो वियोजन की मात्रा आती है आपके पास, ये वियोजन की मात्रा जो भी आती है उसको 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतिशत मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रतिशत। तो वियोजन की मात्रा ये आ गया अल्फा और प्रतिशत अल्फा निकालना है, तो जो भी अल्फा आता है उस अल्फा का 100 में आपको मल्टीप्लाई करना, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर 100%। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। चलो अगला क्वेश्चन आपकी ऑब्जेक्टिव, चलो इसको देखो, निम्न में से कौन अधिकतम हिमांक बिंदु रखता है, पढ़ो और सॉल्व करने की ट्राई करो। चलिए कौन मिलियन अधिकतम हिमांक बिंदु रखता है, चलो हिमांक बिंदु की बात अगर की जाए तो समझ जाना ये हिमांक में अवनमन के आधार पर हम आंसर बता सकते हैं। हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम, यही फॉर्मूला होता है ना। इसकी भी सांद्रता 1 मोलर है, 1 मोलर है, 1 मोलर है, 1 मोलर है,
सभी की सांद्रता क्या है भैया, सांद्रता सभी की समान है, मतलब कि m समान है सबके लिए, सबके लिए m का मान क्या है, m समान है, मतलब कि ये मोलरता सबके लिए समान है, मोलरता सबके लिए समान है। ये हो गया समान, ये हो गया स्थिरांक, ये स्थिरांक मतलब कि डेल्टा टीएफ जो होगा ये आई के समानुपाती होगा, क्योंकि ये स्थिरांक है और ये सांद्रता समान है, तो डेल्टा टीएफ आई के समानुपाती। जिसका आई का मान सबसे ज्यादा होगा उसी का डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा होगा, उसी के हिमांक में सबसे ज्यादा अवनमन होगा या कमी होगी। चलो यूरिया क्या है, विद्युत अनअपगट्य। विद्युत अनअपगट्य के लिए सदैव आई का मान कितना होता है, 1। तो अब हम क्या करेंगे, सभी के आई के मान को नोट कर लेते हैं। विद्युत अनअपगट्य के लिए आई का मान कितना होता है, सदैव 1। चलो यहाँ पे विद्युत अनअपगट्य की बात करते हैं, यहाँ पे आई के मान की बात करते हैं। यहाँ पे आई का मान जो होता है, मैंने क्या बोला, प्रबल विद्युत अपगट्य। ये है आपका लवण। लवण सदैव सोडियम सल्फेट लवण होता है, सबको पता ही होगा। लवणों के लिए सदैव आई का मान आयनों की संख्या के बराबर होता है। लवण होते हैं प्रबल विद्युत अपगट्य, और प्रबल विद्युत अपगट्य के लिए आई का मान आयनों की संख्या के बराबर। यहाँ पे सोडियम कितना है, 2, और सल्फेट कितना है, यहाँ पे सल्फेट 1 है। सोडियम 2 सल्फेट 1, 2 + 1 3, तो आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पे आई का मान कितना होगा, यहाँ पे आई का मान 1 सोडियम 1 क्लोरीन, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आई का मान कितना होगा, 1 2 एल्यूमिनियम सल्फेट 3, 2 + 3, आई का मान 3 हो जाएगा। एल्यूमिनियम 2 सल्फेट 3, 2 + 3, 2 + 3 5, तो एल्यूमिनियम 2 सल्फेट 3, 2 + 3 5, आई का मान 5, आई का मान 2, आई का मान 3, आई का मान 1। सबसे ज्यादा आई का मान जिसके लिए होगा उसके डेल्टा टीएफ भी सबसे ज्यादा आएगा। तो हिमांक में अवनमन या हिमांक में कमी, इसका क्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा हिमांक में कमी उसमें होगी जिसके आई का मान सबसे ज्यादा होगा। आई का मान सबसे ज्यादा किसमें है, 4 में। उससे कम किसमें आएगा, 2 में। उससे कम आई का मान किसमें है, 3 में। उससे कम किसमें है, 1 में। 1 3 2 4, ये हिमांक में अवनमन का क्रम आ जाएगा, हिमांक में कमी का क्रम आ जाएगा। अब सीधी सी बात है, हिमांक में कमी सबसे ज्यादा किसके अंदर है, 4 के अंदर, मतलब कि 4 का हिमांक सबसे कम होगा। 4 के हिमांक में कमी सबसे ज्यादा, कमी ज्यादा है तो हिमांक तो कम ही होगा ना, सबसे कम हिमांक हो जाएगा 4 का। तो हिमांक में कमी अगर ये है तो हिमांक जो है वो हिमांक में कमी का व्युत्क्रमानुपाती है। हिमांक में कमी ज्यादा होगी तो हिमांक कम होगा। हिमांक में कमी सबसे ज्यादा 4 की है तो हिमांक सबसे कम 4 का हो जाएगा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 1 का। तो ये आ जाएगा भैया, बात समझ में, ये आ जाएगा यहाँ पे। सबसे ज्यादा हिमांक किसका होगा, सबसे ज्यादा हिमांक हो जाएगा 1 का। सबसे ज्यादा हिमांक क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हिमांक 1 का हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बात क्लियर 100%। चलो अब आते हैं भैया अगले बिंदु पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको देखो 1.17%। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी प्रतिशत में सांद्रता दी गई होती है W/V प्रतिशत है, W/V प्रतिशत है, और 7.2% ग्लूकोज विलयन के साथ समपराशरी। चलो समपराशरी विलयन के लिए, समपराशरी विलयन के लिए pi1 pi2 बराबर, मतलब कि NaCl और ग्लूकोज, NaCl और ग्लूकोज इन दोनों के विलयन एक दूसरे के साथ क्या है, समपराशरी। NaCl और ग्लूकोज इन दोनों के विलयन एक दूसरे के साथ क्या है, समपराशरी। देखो NaCl और ग्लूकोज दोनों का विलयन एक दूसरे के साथ क्या है, समपराशरी। पाई का फॉर्मूला होता है CRT। जिस तापमान पर पाई का NaCl का परासन दाब है उसी तापमान पर ग्लूकोज का परासन दाब है। दोनों के लिए तापमान समान, दोनों के लिए तापमान क्या है, समान तापमान क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। ये भी समान, ये भी स्थिरांक, ये भी स्थिरांक। अगर दोनों स्थिरांक है तो भैया पाई किसके समानुपाती हो जाएगा, C के। और C का मतलब क्या है, मोलरता। मोलरता को हम कैसे लिखते हैं, ग्राम में मात्रा बटा अनुभार इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर में, और ऊपर आ जाएगा 1000। बात समझ में, पाई का फॉर्मूला इसके समानुपाती, पाई इसके समानुपाती हो जाएगा। तो पाई NaCl कितना आएगा, W/mW इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर में, और यहाँ आ जाएगा 1000 बराबर, ये किसका है, NaCl। चलो और पाई इसके समानुपाती पाई ग्लूकोज कितना आएगा, W/mW 1000/V मिलीलीटर, ये ग्लूकोज आ जाएगा। समपराशरी है तो दोनों की सांद्रताएं आ जाएगी। अच्छा अब हम बात करते हैं NaCl की। चलो ठीक है, क्या देखा है, 1.17% NaCl, 1.17% W/V NaCl। इसका मतलब है 100 मिलीलीटर विलयन, और 100 मिलीलीटर विलयन में NaCl 1.17 ग्राम NaCl। बात समझ में। चलो दूसरा क्या देखा है, ग्लूकोज। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पाई में आई का मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, इसका आई का मल्टीप्लाई जरूर करें, आई का मल्टीप्लाई यहाँ पे जरूर करें, आई का मल्टीप्लाई यहाँ पे जरूर करें। तो मैंने आपसे बोला मेरे दिमाग से निकल गया, चलो आई का मल्टीप्लाई जरूर करें। दूसरा क्या है, 7.2% ग्लूकोज, 7.2% ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 मिलीलीटर विलयन और इसमें 7.2 ग्राम ग्लूकोज, 7.2 ग्राम ग्लूकोज। चलो तो इन दोनों के नंबर को याद रखें। चलो NaCl की ग्राम में मात्रा कितनी है, NaCl के ग्राम कितने, 1.17, W की जगह आ जाएगा 1.17 इनटू NaCl प्रबल विद्युत अपगट्य है, लवण है, आयनों की संख्या कितनी है, 2, तो आई का मान आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय MW ऑफ NaCl। NaCl का अनुपात कितना होता है, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, 58.5 ग्राम, यहाँ पे आ जाएगा 58.5 ग्राम, 1000 डिवाइडेड बाय विलियन का मिलीलीटर में आयतन कितना है, 100 बराबर। आई ग्लूकोज क्या है, विद्युत अनअपगट्य। विद्युत अनअपगट्य के लिए आई कितना होता है, 1 इनटू ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा कितनी है, 7.2 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का अनुभार, ग्लूकोज होता है बेटा C6H12O6, इसका अनुभार निकालोगे 180 ग्राम आएगा, 180 ग्राम इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, NaCl के लिए आई का मान कितना, अच्छा सॉरी NaCl के लिए हमको आई का मान पूछा, ठीक है। NaCl के लिए अगर प्रबल विद्युत अपगट्य मान लेते तो ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा निकालने के लिए तो हम आई लिखेंगे। तो ये आ गया। चलो अब सारी क्वेश्चन आ गए, अब यहाँ से हम आई बराबर क्या लिखेंगे, ये कटा ये कटा, अब क्या देखो आई बराबर आ जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाय 180 इनटू ये 58.5 का गुणा होगा 58.5 डिवाइडेड बाय ये आ रहा है 1.17। बस यहाँ से आप कैलकुलेट करना, ये ऑलमोस्ट ये 3 बार जाएगा, लगभग 3 बार। इसका आप इसमें गुणा करोगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा, या 3 का इसमें गुणा करोगे तो ये आपका आएगा
3.3 मतलब लगभग 1.8 से 1.9 के आसपास आएगा, 2 के अराउंड आएगा, 2 के अराउंड। ये आपका मान सकते हो आंसर आ जाएगा 2। इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सम परास रिवील है तो दोनों के परास आपको समान मान लो। यहाँ पे आर और टी कांस्टेंट है तो पाई बराबर आईसी के प्रोपोर्शनल, सी का मतलब मोलर का ग्राम में मात्रा बटा भार, ये फॉर्मूला जाएगा। इस पूरे फॉर्मूले को मैंने यहाँ रख दिया, NaCl के लिए ग्लूकोज के लिए बराबर कर दो, यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो बच्चों आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगता है कि और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, वैसे मैं अगली क्लास में करवाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, डोंट वरी, इस चैप्टर के क्वेश्चंस और भी करवाऊंगा, लेकिन आज हम इतना ही देखेंगे और हम ट्राई करेंगे कि अगली क्लास में नया चैप्टर चालू कर सके। तो क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा बेटा। चलो अब आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ई रहा। प्रबल विद्युत अपगति के लिए वान हाफ गुणांक आई का मान क्या होता है, ये बताना आपको। चलिए छोटा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन कहते हैं संयोजन के लिए वान हाफ गुणांक क्या होता है। प्रबल विद्युत अपगति के लिए आई का मान सीधी सी बात है 1 से ज्यादा जितने उसमें आयन उपस्थित है, और संयोजन या संगुण के लिए आई का मान h से कम, ये मैं आपको बता चुका हूं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा दी मैंने आपको, संगुण की वो आप देखना, पैदल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा और अगली क्लास में मेरी कोशिश रहेगी पिछले साल में आए क्वेश्चन करवाने की। चलो जो आज के इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।